नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते, आतंकवाद और व्यापार भी एक साथ नहीं हो सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। ऐसे वक्त में पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। इस नाजुक वक्त में सरकार की छवि को लेकर कई बातें हुई, लेकिन उसके साथ सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष ने इस दौरान जो भूमिका निभाई उसे लोगों ने किस तरह देखा। मैं आपको थोड़ा सा एक मुजाहरा पेश कर दूं आपके सामने कि पाकिस्तान पर भारतीय सेना के हमले की अगली सुबह 6 और 7 मई की दरमियानी रात को यह हमला हुआ था। 7 मई की सुबह अखिलेश यादव ने लिखा, पराक्रमो विजयते, यानी पराक्रम की जीत होती है। अगले दिन 8 तारीख को अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है और देश के संकट के समय में समझदारी की मांग करता है। ऐसे में देशवासियों से अपील है कि अपुष्ट समाचार और सूचना पर ना तो यकीन करें और ना ही आगे प्रचारित करें। ये उन्होंने इस संदर्भ में लिखा था कि युद्ध की रिपोर्टिंग होते समय शायद बहुत सारे टीवी चैनलों पे इस तरह की खबरें आई जिन्हें लेकर सवाल उठे। राहुल गांधी ने भी भारतीय सेना के लिए लिखा, अंग्रेजी में उन्होंने एक ट्वीट किया 7 तारीख की सुबह कि हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर, हमें अपनी सेना पर गर्व है, जय हिंद। इससे पहले जब वो 30 अप्रैल को, जब हमले के बाद 22 अप्रैल को हमला हुआ था, इस दौरान जो बातें हुई थी उसमें पहलगाम हमले के गुनहगारों को इसकी भारी कीमत चुकानी चाहिए ताकि हिंदुस्तान के साथ ऐसी हिमाकत करने की फिर हिम्मत ना हो। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल। तो विजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों के अंदर लगातार ये बातचीत हुई कि पहले हमला हुआ, फिर 15 दिन का वक्त लिया सरकार ने, फिर जवाबी मुंहतोड़ जवाब दिया, सीज फायर हुआ, उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर सवाल उठे सरकार की छवि पर। राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उसे लेकर हमने कई बातें की। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस दौरान विपक्ष का जो रवैया रहा उसे लोगों ने किस तरह देखा, उसे आप किस तरह देखते हैं? क्या वहां पर राजनीति हो रही थी या राहुल गांधी और अखिलेश यादव सरीखे नेता वहां एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह ऐसे नाजुक वक्त में आपको अपने बयान देते नजर आए? नीरज जी, देखिए, हमारे देश की राजनीति में जो क्रमशः बदलाव हुआ है, यानी कि हम 1967 तक की राजनीति देखें जब कांग्रेस का दबदबा था, और 67 के बाद 77 तक देखें जब इमरजेंसी लगी और सरकार चेंज हो गई, और 77 के बाद 89 तक देखें जब बीपी सिंह की सरकार बनी, वो जो ज्यादा दिन नहीं चली, 91 से, और 2014 देख लें, और 14 के बाद से मोदी का एरा देख लें। तो हर दौर में राजनीति में बड़े गुणात्मक परिवर्तन आए हैं। हमारा राजनीतिक माहौल ज्यादा मेच्योर हुआ है, जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वोटिंग करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो ओवरऑल जो हमारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत गुणात्मक परिवर्तन आया है। और आज के दौर में हर हाथ में फोन है और हर आदमी के पास भरपूर इंफॉर्मेशन है। इस बात को आज के दौर का विपक्ष ज्यादा बेहतर जानता है। मैं एक बात और इसी में जोड़ दूं कि पहले सरकारों पे मीडिया बहुत सवाल उठाया करता था, और उसे अभी भी ये परंपरा माना जाता है कि मीडिया का काम सिर्फ सरकारों पे सवाल उठाना है। लेकिन मीडिया का काम क्या सही कामों पे भी सरकार का सवाल उठाना है? क्या मीडिया अपना विवेक न लगाए, सिर्फ वो सरकार पे हमला करता रहे? क्या मीडिया का सिर्फ इतना ही रोल है, या मीडिया का रोल ये है कि आप जो गलत कर रहे हैं हम उस पर सवाल उठाएंगे, जो आप ठीक कर रहे हैं उस पर हम आपका समर्थन भी कर सकते हैं? और विपक्ष का अपना एक सेट पैटर्न है कि वो हमेशा सरकार के खिलाफ ही बोलता है। सरकार कभी अच्छा करती ही नहीं विपक्ष की निगाह में। विपक्षी दल कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जो अपने स्टेट्स में जहां जिनका वर्चस्व है, टीएमसी हो, डीएमके हो, जो भी पार्टियां हैं, तो एक पूरा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो चेंज है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अब मैं विपक्ष की बात करता हूं कि इस वार लाइक सिचुएशन में, और जो वार चली करीब 1-1.5 दिन तक, तो वार की सिचुएशन थी, दोनों पक्षों से सेनाएं आमने सामने लड़ रही थी। तो ऐसे में विपक्ष ने ज्यादा परिपक्वता दिखाई, विपक्ष ने सवाल कम खड़े किए, सरकार का साथ दिया, कुछ जगहों पे सवाल भी उठाए। क्योंकि देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं,
62 में वो चीन का इंतजार कर रहे थे, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हो गई। जब चीन के साथ वार हुआ, उनको लग रहा था कॉमरेड माओ यहाँ तक आएंगे। फिर ऐसे ही भी बदलाव होता रहा। कभी रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं, उसके बरक्स अमेरिका विलेन हुआ करता था, तमाम चीजें हैं। लेकिन आज का दौर बिल्कुल अलग है। हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां ढेर सारे सवाल हमारे दिमाग में उपजते हैं। कुछ हम खुद से सोचते हैं और बहुत से सवाल सोशल मीडिया की वजह से हमारे दिमाग में पैदा होते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि हम बड़ी जल्दी किसी से कन्विंस हो जाते हैं। तो विपक्ष ने ये काफी बेहतर, परिपक्व और एक अच्छी भूमिका निभाई है। हाँ, कुछ जगहों पे, कुछ खित्ते में तो सवाल उठे हैं, और वो जो सवाल उठे हैं उसमें कुछ जायज थे और कुछ गैर जरूरी सवाल थे। तो जो गैर जरूरी सवाल के लिए सही मौका चुनना चाहिए। और अब जनता भी जानती है कि क्या सही। अगर आप सरकार से अपने किन्हीं कारणों से, रिलीजियस कारणों से या बहुत ज्यादा वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण से आप सरकार से नाराज नहीं हैं, आप एक न्यूट्रल हैं, व्यक्ति हैं, मध्यम मार्गी हैं, तो आप अलग तरीके से देखते हैं, आपका पर्सपेक्टिव अलग होता है। और अगर आप हार्डकोर आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, चाहे आप अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हो, अर्बन नक्सल हो या सोशलिस्ट हो हार्डकोर, तो उनका आपका अलग मिजाज होगा। या फिर आप कोई रिलीजियस पैटर्न से देखते हैं कि कोई पार्टी या कोई सरकार क्या काम करती है, तो हाँ, आपकी नाराजगी और खुशी वहां एक अलग पैरामीटर पे देखी जाती है। लेकिन विपक्ष ने बहुत ही संजीदा तरीके से, अच्छे ढंग से और बहुत ही परिपक्व तरीके से इस मुद्दे पर, कम से कम ये जो पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद देश में जो एटमॉस्फेयर बना, और उसके बाद जिस तरीके से पहले सरकार कुछ कार्रवाई करती नजर नहीं आई, तो विपक्ष ने बहुत से सवाल उठाए थे। और इतने ज्यादा सवाल हो गए थे, ऐसा लगता था विपक्ष वार चाहता है किसी भी कीमत पर, और युद्ध के लिए लालायित विपक्ष है। तो सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन विपक्ष का दबाव था। और हम तो एक जर्नलिस्ट के नाते कह भी सकते हैं कि बहुत से, जैसे नींबू मिर्ची लटका देना रफाल बिल्कुल बिल्कुल रख के खिलौने पर, ये युद्ध की मतलब अतिरेक है कि हम युद्ध चाहते ही चाहते हैं। कहाँ अपने हथियार को आपने लगा के रखा। लोगों ने तमाम मीम्स बनाए और अजय राय की खिल्ली उड़ाई, लेकिन मैं मानता हूं अजय राय के चाहते थे कि युद्ध हो ही जाए। अब युद्ध के बाद की परिस्थितियां क्या होंगी, उस पर विपक्ष क्या रिएक्ट करेगा, वो अलग इशू था। लेकिन बहुत उकसाया विपक्ष ने सरकार को इस सिचुएशन में ले आने के लिए। और बाद में विपक्ष ने कुछ चीजें अपनी थोड़ी बहुत उसमें टर्निंग भी की, और लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो बहुत परिपक्वता का। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल पिक्चर के बीच में अगर हम थोड़ा सा उसको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें, तो सीज फायर की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी शिमला समझौते को तो ले ही आई, इंदिरा गांधी के पोस्टर तो लग ही गए। तो ये डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली तो ये कहा ही जा रहा था कि जो उम्मीद थी या जो किया जाना था, जिसकी अपेक्षा थी, वो नहीं हुआ। नीरज जी, देखिए, इस पूरे मामले को मैं दो हिस्से में रखूंगा, विपक्ष की भूमिका को। एक तो सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद वाले हिस्से में, क्योंकि जो अभी चीजें रखी गई उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं कि अगर विपक्ष की भूमिका को देखना है हम लोगों को, कि जब सैन्य कार्रवाई चल रही हो विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए, बहुत पुराने उदाहरणों में ना जाए अगर हम लोग, तो अगर 2019 के पुलवामा के बाद जो स्ट्राइक हुआ था, उसमें एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद अगर आप विपक्ष के जो सवाल थे उस समय सीधे सीधे प्रमाण पूछे गए, तमाम तरह की ऐसी चीजें हुई। लेकिन जब इस बार जब कार्रवाई चल रही थी, यानी कि देखिए 6-7 के रात में कार्रवाई चली, फिर 7, 8, 9, फिर 10 में जाके जो है कि 10 मई को शाम में सीज फायर की घोषणा होती है। तो वो जो पूरा पीरियड रहा, उस समय उस पूरे पीरियड में ये एक तरह से झांकी देश से निकली, एक मैसेज पूरे देश में जरूर गया कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, 140 करोड़ जनता बिल्कुल एकजुट रही। तो वो पुलवामा के मामले में जो कई तरह की कमियां थी, हमें लग रहा है कि उसको विपक्ष ने बिल्कुल दुरुस्त करके रख लिया था। उन्हें पता चल गया था कि उसका मैसेज काफी खराब जाता है, और यहाँ पे इस समय जो है कि वो काफी एक एकजुटता की स्थिति रही, और उसका संकेत भी काफी अच्छा रहा। जनता के बीच में भी जब बातचीत करने के दरमियान में देखा जाए तो वो एक पॉजिटिव संकेत देने में विपक्ष जो है काफी ज्यादा सफल रहा। जब 10 मई के दिन हम लोग देखते हैं कि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक तरह से सीज फायर की घोषणा होती है, और उसके बाद फिर सीधे सीधे जो है वो
पाकिस्तान और भारत की तरफ से भी फिर वो घोषणाएं होती है, उसके ऊपर मोहर लग जाती है ट्रंप की उस घोषणा के ऊपर। तो उस समय अगर हम लोग देखें कि जनरल परसेप्शन अगर देखें कि भारत जिस तरह से भारत लगातार बढ़त बना रहा था, तो मैंने ये चीज पाया कि बहुत बड़े वर्ग में तो उस समय यही झटका लगा कि अचानक से सीज फायर आ कैसे गया 10 मई के दिन। भारतीय मीडिया की भी भूमिका रही होगी नीरज जी उसमें, जो कि लगातार इस्लामाबाद से लेकर संपूर्ण पाकिस्तान के ऊपर भारत का विजय दिखा रहा होगा। तो वो एक अचानक से वो एक ब्रेक लगने वाली स्थिति बनी उस समय। और ट्रंप के घोषणा के कारण से, और जिस तरह से ट्रंप के लगातार एक्स पे पोस्ट आए उस समय, तो वैसे स्थिति में बिल्कुल उन्होंने ये भी चीज कहा कि वो कश्मीर की समस्या का समाधान करेंगे। रूबियो के जो एक्स पे पोस्ट आए जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई किसी न्यूट्रल प्लेस पे जो है कि वो वार्तालाप होगी भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की, या दोनों देशों के बड़े नेताओं की। तो इन मामलों के बाद फिर वो सवाल उठना ही था नीरज जी कि सबसे पहले कि 10 मई को अगर यहाँ पे सीज फायर की स्थितियां उत्पन्न हुई, तो वो उस पूरे प्रकरण में अमेरिका, देखिए बैकग्राउंड में डिप्लोमेसी में कई सारी चीजें घटती हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने वो काम किया, तो वो एक तो वो सवालों के घेरे में विपक्ष ने उसे सवाल का मुद्दा बनाया। और दूसरा चीज कि कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे और उसके पहले ट्रंप जिस तरह से फिर प्रकट होते हैं, और उन्होंने जो फिर से बयान दे दिया कि भाई हम तो बिल्कुल, हमने धमकी दे दिया। देखिए अब मध्यस्थता की स्थिति भी नहीं बची उसमें। वो एक तरह से स्पष्ट तौर पर संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने ट्रेड रोकने की धमकी देकर दोनों को जो है कि वार्ता के टेबल पर ले आए। और प्रधानमंत्री जी के पूरे संबोधन में इसको लेके कोई खंडन नहीं था। तो एक बड़ा सा परिवर्तन भी दिखाई दिया नीरज जी कि ट्रंप जो है कि उसके पहले भी राष्ट्रपति एक दौर में रह चुके हैं। जुलाई 2019 के समय में भी उन्होंने कह दिया था कि मोदी जी ने कहा है कि मध्यस्थता करने को लेकर, जब विदेश मंत्रालय ने काफी जोरदार खंडन किया, तो फिर एक तरह से व्हाइट हाउस ने भी उस पर यू टर्न लिया। लेकिन 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप इस बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं, वो भी काफी आक्रामक तेवर में अजीबोगरीब किस्म के बयान वो देते रहे, लेकिन उनके किसी भी बयान का खंडन भारत सरकार की तरफ से नहीं किया गया। ठीक है, उनके समर्थन में भी नहीं बोला गया। विपक्ष ने यहीं से ये जो है ना 10 मई के बाद से इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया कि आखिर शिमला समझौता का क्या हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन का क्या हुआ, तमाम वो चीजें, भारत पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का मामला था जिसके अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करने की कोशिशें थी, ट्रंप ने जिस तरह से उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, यहां से विपक्ष ने, हमें लग रहा है कि इस पूरे मामले में विपक्ष जो कूदा है वो 10 मई के इस जगह से जो है कि विपक्ष की एंट्री होती है इसमें। और हमें लग रहा है कि ये जो आलोचना है, अब ये इस आलोचनाओं में कहीं न कहीं सरकार को ये आलोचनाएं परेशान भी कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह के थ्योरीज गढ़ी गई कि उसमें सरकार की तरफ से ये भी चीज आया कि जो परमाणु रिएक्टर्स थे वहां पे रिसाव की स्थिति आई। सरकार ने खुल के नहीं बोला, चूंकि हम लोगों ने देखा कि सरकार ने ऐसा परमाणु रिएक्टर वाला कुछ नहीं कहा है जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मीडिया के हवाले से, हालांकि सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका खंडन किया गया, सेना ने सीधे सीधे खुल के खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो कहीं कहीं जो उधर से जो आईटी सेल है या तमाम लोग ये इस प्रकार की चीजों को भी चलाने का प्रयास करते हुए रहे। आज भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री जो है कि वो पंजाब में है, वहां पे भी उन्होंने जालंधर में जम के जो है कि कहा है, उन्होंने वो वायुसेना के लोगों के, जवानों के बीच में जो है कि हौसला बढ़ाते हुए दिखे। लेकिन ट्रंप का मामला कहीं न कहीं वो उसको विपक्ष ने धार देने का प्रयास किया है अभी। नहीं, सही बात है। कुछ करेगा ही ना, सियासत तो करेगा ही कर। हालांकि बहुत सारे लोग नीरज जी कहते हैं कि राष्ट्रीय हित और सेना से जुड़े मुद्दों पर सियासत नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब सियासत नहीं करोगे तो डिफेंस डील में कथित करप्शन को उजागर करने की बातें कैसे होंगी। तो ये छोड़ देते हैं लोगों के विवेक पर कि इस पर सियासत होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन विजय सर, सियासत तो हो रही है ना। अभी हम लोग विपक्ष की बात कर रहे थे और अभी बीजेपी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिलेवार बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा। क्या सेना बताने में सक्षम नहीं रही हमें, हमारे देश को, कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, कि एक पॉलिटिकल पार्टी को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा बताने के लिए? इसकी विवेचना करेंगे। लेकिन अब चूंकि जब राजनीति इस पर हो रही है तो इस राजनीति का फायदा किसकी ओर जाता नजर आ रहा है? क्योंकि जब शुरुआत में सर पहलगाम का हमला हुआ तो एक जो सोशल मीडिया देखकर हम लोगों ने चीज़ों को समझा और जाना कि देश के अंदर एक बहुत उबाल है, रोष है कि इस बार तो आर या पार कुछ हो जाना चाहिए। जिस दिन पहले दिन स्ट्राइक हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, तो अनवेरिफाइड तमाम खबरें चली जिसको लोगों ने उत्साहित होकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और ऐसा लगा कि इस बार तो आर या पार हो रहा है। लेकिन फिर सीज फायर हो गया। सीज फायर हो गया तो विपक्ष को आरोप लगाने का मौका भी मिल गया। अब जब अगर इसको सियासत के पैमाने पर तोलेंगे तो किसका नफा और किसका नुकसान आपको नजर आता है?
विजय सर, आपसे ही सवाल था अच्छा, हमारा। मुझसे सवाल है। जी। ओके, तो जरा एक आध लाइन और फिर से बोल दीजिए नहीं, मेरा तो। मेरा सवाल ये था सर कि विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है, और सत्ता पक्ष भी, सत्ता पक्ष यानी सत्ता पक्ष से जुड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिलेवार जाकर ऑपरेशन सिंदूर। जी। है क्या कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हम रातों दिन राजनीति करते हैं। इसमें मैं एक और भी बात कह दूं, जितने राजनीतिक दल भारत में राजनीति कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के भीतर निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं कराते हैं। यानी मतदान से उनकी न कार्यकारिणी चुनी जाती है, न अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन वो देश में सबसे ज्यादा चुनावी निष्पक्षता की मांग करते हैं। ये विरोधाभास है, और हर मुद्दे पे ये राजनीति करते हैं। ये त्योहारों पे राजनीति करते हैं, ये मौसम पे राजनीति करते हैं, ये युद्ध जैसे संवेदनशील विषयों पे भी उतनी ही राजनीति करते हैं। और ये राजनीति कोई पहली बार नहीं हुआ। 1948 में जब कबायली अटैक हुआ था, उसके बाद जो परिस्थितियां थी कि भारतीय सेना को रोका गया, पूरे मामले को नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ लेके गए, यानी तीसरे मध्यस्थ के पास तो लेके चले ही गए ना। कश्मीर के मामले में मध्यस्थता तो नेहरू जी 48 में करवा के आ चुके हैं, वो भेज चुके हैं यूनाइटेड नेशन में। बहरहाल, फिर आप देखिए, हमेशा राजनीति हुई, चाहे 62 का वार हो, क्योंकि बाद में नेहरू जी पे बहुत से सवाल खड़े हुए। 65 का वार में शास्त्री जी पे जरूर सवाल कम खड़े हुए। 71 में तो चूंकि विन विन सिचुएशन थी तो सवाल उस तरह से नहीं खड़े हुए। लेकिन जब भी कोई घटना होती, चाहे कारगिल का वार हो या कोई दूसरी घटनाएं हो या युद्ध हो, उस पर राजनीति होगी ही होगी। क्योंकि अगर किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि सामने वाला दल ज्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जाहिर उसे पीड़ा होगी, तो वो सवाल खड़ा करेगा। इतने ज्यादा सवाल खड़ा करेगा, कुछ जायज सवाल खड़ा करेगा, कुछ नाजायज सवाल सामने दागेगा, और उसका राजनीतिकरण करेगा। तो इस मामले में भी राजनीतिकरण तो होना ही है। अभी तो इसमें पोस्टमार्टम होगा, ऐसी ऐसी खुफिया जानकारियां भाषा और शब्दों के खेल में सामने आएंगे। आज ही मैं देख रहा था अभी एक सोशल मीडिया पे तमाम लोगों के बड़े रोचक कि इतने हिस्से का पीएम को अपना भाषण बताना चाहिए, उतने हिस्से का सेना को बता देना चाहिए। तो ये चीजें चलेंगी, और लोकतंत्र की यही खराबी भी है और यही खूबसूरती भी है कि आप सवाल करिए जितना ज्यादा हो सके। अरे कहिए तो लोगों ने अभी आगे आगे चल के फिर कहेंगे कि भाई सेना में रोजगार के लिए अग्निवीर और ये तमाम इशू है ना। बीच में कोशिश भी हुई थी कि भारत इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि अग्निवीर की वजह से इनकी 1.25 लाख सेनाएं कम हो गई। तो बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवालों को लेके लोग राजनीति करेंगे, और ये एक स्वाभाविक है। जब आप मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरवाइव कर रहे हैं, तो आपको इन सवालों से जूझना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि सवाल देश के लिए जरूरी है, कई बार ऐसा लगेगा नहीं ये विपक्ष के लिए भी जरूरी है, और इसको होते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया हमारे जैसे लोकतंत्र में है। सही बात है। लोग सवालों के से ही मजबूत होता है, आगे बढ़ता है और आधुनिक होता जाता है लगातार। जैसा कि आपने अच्छा बताया, कबायली विद्रोह के समय से सवाल उठा 71 में। आज जब कांग्रेस के समर्थक नीरज जी ये कहते हैं कि 71 में 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, तो भी भाजपा जो समर्थक है वो कहते हैं कि शिमला एग्रीमेंट हार का सबूत है कि आपने जीता हुआ युद्ध छोड़ दिया। खैर ये तो लॉजिक है, अपने तरफ से अपने पॉलिटिकल हित को साधने के लिए लोग तर्क देते हैं, कुतर्क को भी सही करने की चेष्टा करते हैं। राहुल जी, मैं आपके पास में आता हूं कि नैरेटिव वॉर एक है देश के अंदर। भाई सरहद पर सेना लड़ती है तो देश में राजनीतिक दल भी एक नैरेटिव वॉर लड़ता है। भाजपा 2 कार्यकाल पूरा कर चुकी है केंद्र में शासन के, इस तीसरे कार्यकाल में है, कमजोर बहुमत पर है, लेकिन बहुमत की मतलब गठबंधन दलों के साथ बहुमत की सरकार मोदी जी चला रहे हैं। नैरेटिव वॉर के बारे में मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जनता ने क्या परसीव किया है। ये जो हमारा पूरा सेना की कार्रवाई हुई है, उसके नतीजे हमारे सामने रखे गए हैं, तो इसको आप जब लोगों से बात कर रहे हैं, जो आप जो समझ रहे हैं, हमारे सोसाइटी से एक आ रहा होगा इको ना कि भाई
इस पूरे चीज के इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है उससे परसेप्शन क्या बन रहा है? क्या ये वो परसेप्शन है जो मोदी सरकार पिछले 2 कार्यकाल में साबित करने की कोशिश कर रही थी कि हम घुस के मारते हैं और इस बार अंतिम प्रहार कर दिया जाएगा? क्या इस तरह का परसेप्शन बनाने में सरकार कामयाब हो पाई है, या सरकार अपने उस स्ट्रॉन्ग छवि को कहीं ना कहीं चैलेंज होता हुआ भी देख रही है? अमित जी, बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि देखिए मैं सीधे सीधे फिर से 2019 पुलवामा और 2025 अगर इस दोनों घटनाक्रमों को तुलना करूं मैं अभी, तो देखिए जिस समय 6 और 7 मई के रात में ये शुरू हुआ, सरकार के प्रति बहुत जबरदस्त जन समर्थन की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि जो एयर स्ट्राइक थे या सर्जिकल स्ट्राइक थे पहले वाले दोनों के दोनों, उसके तुलना में ये कार्रवाई काफी बड़ी कार्रवाई थी। और लोगों को लग रहा था कि आतंकवाद से डेली डेली जो है कि लड़ने की तुलना में अच्छा है कि एक ही बार में जो है कि अच्छे से मजबूती से उसको जो है कि उसकी जड़ें उखाड़ फेंक दी जाए। और हमें लग रहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता भी काफी जबरदस्त आसमान में ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हो रही थी उस समय। लेकिन जो सीज फायर वाली स्थिति आती है वहां से वो, और हालांकि इसी बीच में विपक्ष को लेके भी इस बार लोगों में पॉजिटिव चीज था कि विपक्ष जो है कि अब आवश्यक मामलों में जो है कि वो उसमें गड़बड़ियां निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी और सरकार को लेके एक चीज था कि मोदी जी ने जिस तरह से फ्री हैंड दिया है वो एक अच्छी चीज है। लेकिन जो सीज फायर वाला मामला हुआ, वो कहीं ना कहीं अभी भी जो बीजेपी के कई कट्टर समर्थकों से भी बात हो रही है, वो लोग भी इसको लेके बहुत ज्यादा जो है कि सहज दिखाई नहीं देते हैं अमित जी। तो अब चूंकि हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये चीज पता है कि 10 मई के सीज फायर के बाद से उसके पहले वाली स्थिति और अभी की स्थिति में फिर परिवर्तन आया है। यही कारण है कि फिर देश भर में अलग अलग जो है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, बीजेपी भी उस कार्यक्रम में अपना वो आगे चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा स्पष्टीकरण की स्थिति। और विपक्ष जो मामला उठाना चाह रहा है, विपक्ष को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पे अमित जी जनता सुनना ही नहीं चाहती थी। 2019 तक में हमने देखा है कि वो जो भी तथ्य रखे जाते थे उसको जनता सिरे से खारिज कर देती थी। लेकिन इस बार विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, जनता कितना भरोसा कर रही है, लेकिन जनता उससे भी सुनने का प्रयास कर रही है कि अच्छा ठीक है, अखिलेश जी कह रहे हैं, क्या चीज कह रहे हैं वो, अगर जो लोग पीड़ित हुए हैं अलग अलग हमलों में, जो लोग मारे गए हैं, अगर उनको शहीद का दर्जा देने के बारे में अखिलेश जी कह रहे हैं या फिर राहुल गांधी कह रहे हैं, तो उसको भी लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, मांग, ये गंभीर मांग है स्थिति। तो हमें लग रहा है कि ये एक ऐसा समय है जहां पे जनता विपक्ष को भी ध्यान से सुन रही है और सत्तारूढ़ पार्टी को भी ध्यान से सुन रही है। बीजेपी को बिल्कुल एक पक्षीय रास्ता नहीं मिल पा रहा है अमित जी, जो हमने 2019 में देखा था। नहीं, बिल्कुल। फिलहाल अमीश, वैसे भी फिलहाल जो वक्त है उस पर उसमें इस पूरे मुद्दे पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फिलहाल तो एक माहौल है जो धीरे धीरे ठंडा होगा। और उसके बाद जैसा हमें विजय उपाध्याय जी ने भी कहा कि अल्टीमेटली तो हर चीज़ को लेकर एक छवि बनती है और उस पर राजनीति होती है, ये राजनीतिक दलों का काम है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर रिएक्ट किया, उसमें विपक्ष की परिपक्वता को भी कहीं ना कहीं लोगों ने सराहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जब इस पर राजनीति होगी और इस मुद्दे को, जिसे कहते हैं कि पोस्टमार्टम होगा, जवाब मांगे जाएंगे, तब ये क्या शक्ल अख्तियार करेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों में अभी काफ़ी वक्त है, इसलिए हम इसे अभी चुनावी चश्मे से नहीं देखना चाहते। लेकिन आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राहुल लाल, विजय उपाध्याय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।